हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे एड्सॉर्प्शन के। हमने ये देखा था पिछले वीडियो में कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं, किन किन फैक्टर्स पर एड्सॉर्प्शन होता है। और हमने ये जान लिया है कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस तक एब्जॉर्ब होगा, सरफेस तक एब्जॉर्ब होगा, तो उस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं। और इससे जुड़े हुए कई बेसिक कंसेप्ट्स हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एडवांस कंसेप्ट्स की। मतलब जो एड्सॉर्प्शन है उसके क्या वेरिएशंस देखने को मिलेंगे जब आप प्रेशर और टेम्परेचर जैसी कंडीशंस चेंज करोगे। किसी भी सब्सटेंस का जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, या कह लो जो एड्सॉर्ब हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किया जाए तो क्या एड्सॉर्प्शन का अमाउंट भी चेंज होगा। ये देखने वाली बातें जो हमें एडवांस कंसेप्ट्स में मिलेंगे, यानी कि कंसेप्ट्स में, और उसी के साथ एप्लीकेशंस देखेंगे एड्सॉर्प्शन की, कि आप एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ एप्लीकेशंस की भी बात की जाएगी एड्सॉर्प्शन की। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन देखेंगे। और इसमें जो सबसे पहले चीज देखेंगे, जो वेरिएशन देखेंगे, वो देखेंगे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मतलब हम ये देखेंगे कि जो एड्सॉर्प्शन का अमाउंट है, मतलब जो भी सब्सटेंस एड्सॉर्बेट बनकर एड्सॉर्बेंट पर एड्सॉर्ब हो रहा है, उसका अमाउंट क्या बढ़ता है या घटता है अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए। तो इस बात को हम समझेंगे अभी अपने पहले सेक्शन में। तो सबसे पहली चीज, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। लेकिन अब मन में सवाल आ रहा होगा, सर टेम्परेचर डिपेंडेंसी तो ठीक है, लेकिन आप कौन से एड्सॉर्प्शन पे बताओगे? क्योंकि हमने एड्सॉर्प्शन भी दो टाइप के पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो। एक पढ़ा है हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे को वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बांधते हैं। मतलब भाई साहब, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल बहुत वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। वहीं दूसरी तरफ हमने एक और चीज देखी है जिसको बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, जो कि केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है, जिसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है। मतलब वहां पर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या शेयरिंग जो करना चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर करते हैं, और वो केमिसॉर्प्शन बनता है। और जब हम इसकी बात करते हैं कि हमें टेम्परेचर के चेंज होने से दोनों का वेरिएशन बताना है, तो हमें केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन दोनों का वेरिएशन बताना होगा। तो हम दोनों के वेरिएशन की बात करते हैं। और अगर आपको याद हो, जब मैं दो का डिफरेंस बता रहा था केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन में, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था जो फिजिसॉर्प्शन होगा ये ज्यादा हाई टेम्परेचर को फेवर नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि फिजिसॉर्प्शन विल ऑलवेज फेवर्स एट लो टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों? लो टेम्परेचर पे ही क्यों? क्योंकि देखो, जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम एक कॉमन केस लेते हैं, दोनों में एक कॉमन केस लेते हैं, और वो कॉमन केस ये होता है कि जो गैस होगी वो किसी सॉलिड मटेरियल पर आकर एड्सॉर्ब होगी। ये जो गैस है ये किसी सॉलिड मटेरियल पर जाकर एड्सॉर्ब होगी। तो अगर मान लो मेरे पास कोई गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, और वो यहां पर ये सॉलिड मटेरियल पर जाकर एड्सॉर्ब होगी, इस पर जाकर एड्सॉर्ब होगी। क्लियर हो गया? तो गैस जब सॉलिड पर एड्सॉर्ब होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब गैस नहीं चाहती कि वो किसी सरफेस तक स्टिक हो, वो बल्कि फैलना चाहेगी और वो इस सरफेस को छोड़ देगी। तो जो एड्सॉर्प्शन होगा, जो सिर्फ हम फिजिकल मान रहे हैं कि गैस और सॉलिड एक दूसरे को वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एड्सॉर्ब कर रहे हैं, तो वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो डिसॉर्ब करती जाएगी, क्योंकि फिजिसॉर्प्शन वैसे भी रिवर्सिबल है। तो ये वापस से डिसॉर्ब करती जाएगी। डिसॉर्ब मतलब जो गैस पहले से एड्सॉर्ब होगी वो निकल जाएगी। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना फिजिसॉर्प्शन फेवर्ड नहीं होगा। इसलिए आप देखो, ये है फिजिसॉर्प्शन और ये फिजिसॉर्प्शन आइसोबार। अच्छा, पहले तो इसका वर्ड, इसको आइसोबार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर तो कांस्टेंट रख रहे होगे। मतलब जब आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, और कांस्टेंट प्रेशर पर बनने वाला ग्राफ आप आइसोबार बोलोगे।
क्योंकि इट्स अ आइसोबार कर्व। आइसो बोले तो कांस्टेंट एंड बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर का कर्व बना रहे हो आप, और होना भी चाहिए क्योंकि आप टेम्परेचर को वेरी कर रहे हो। तो फिजिक्स ऑप्शन में ये जो कर्व होगा ये आपको नीचे की तरफ मिलेगा, लेकिन देखना ये कि कर्व किसका मिलेगा, मेरी बात को समझना। Adsorption isobar is a graph drawn between the amount of the gas adsorbed per gram of the adsorbent and temperature at a constant equilibrium pressure of the adsorbate gas। समझ में नहीं आया होगा, सुनो मेरी बात को। हमने बोला कि जो कर्व बनेगा वो अमाउंट ऑफ द गैस एज एड्सॉर्बेट adsorbed per gram weight of the adsorbent, adsorbed on the per gram weight of the adsorbent versus pressure बनेगा, सॉरी वर्सेस टेम्परेचर बनेगा। क्यों वर्सेस टेम्परेचर बनेगा? क्योंकि आप टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हो, तो इट विल बी अगेंस्ट द टेम्परेचर। लेकिन ग्राफ किसका होगा? यह बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिटवीन द अमाउंट ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। पहली चीज तो ये हमको समझ में आ गया कि फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे फेवर करता है। ये अभी नहीं समझा, ये हमने पिछले वीडियो में ही समझ लिया था कि जब कम टेम्परेचर होगा तो फिजिक्स ऑप्शन को फेवर मिलेगा, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डिसऑप्शन होता जाएगा, यानी कि फिजिक्स ऑप्शन का रेट कम हो जाएगा या अमाउंट कम हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, जो ग्राफ बना है वो किसके उस पर बना है, यहां पर ध्यान देंगे। हम मानते हैं कि हमारे पास कुछ सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, हमारे पास कुछ सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, ये हमारे पास सॉलिड है और ये एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करेगा। एड्सॉर्बेंट बोले तो मतलब ये एड्सॉर्प्शन के लिए ऑफर करेगा गैस मॉलिक्यूल्स को कि इसके ऊपर आकर वो एड्सॉर्ब हो जाए। सवाल उठता है कि इसका वजन कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं इसका वजन है m ग्राम, दिस इज m ग्राम, ठीक है। m इज द ग्राम ऑफ दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट विच offers another gas molecules to come over it and get adsorbed। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अब इस पर कौन है? गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जो अभी तो यहां पर है, ये गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो अभी तो ऊपर है सरफेस पर, लेकिन धीरे से वो यहां पर इस पर आ जाएंगे और इस पर आकर वो अपने आप को एड्सॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे वो इस पर आएंगे वो अपने आप को एड्सॉर्ब कर लेंगे। ये गैस कितना है? से x अमाउंट है, से ये x अमाउंट है। अब ये अमाउंट जो हो सकता है, ये मास भी हो सकता है, ये मोल्स भी हो सकते हैं। उनने सिर्फ अमाउंट के रिलेशन में बनाया है ये ग्राफ। तो ये अगर अमाउंट है तो भैया ये मास भी हो सकता है, ये मोल्स भी हो सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यही चीज होगी, लेकिन हां अमाउंट होगा उस गैस का जो कि x से डिनोट किया जाएगा। क्लियर हो गया? और भैया फिर क्या हो गया, ये जो पूरी x अमाउंट की गैस है ये इस पर आ गई और यहां पर आकर एड्सॉर्ब हो गई। तो ये पूरी x अमाउंट की गैस यहां आ गई और ये पूरी गैस जो थी यहां आकर एड्सॉर्ब हो गई एड्सॉर्ब। तो एड्सॉर्प्शन तो यहां पर हो गया। अब इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस बात को मैं कैसे कह सकता हूं, यह कह सकता हूं कि जो x अमाउंट है गैस का, x amount of gas gets adsorbed on m ग्राम। ये तो ग्राम में, ये तो कंफर्म है, लिख देता हूं यहां पर ये ग्राम में, मतलब ये तो मास है। gets adsorbed on m ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्या मैं इस बात को ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं कि जो x अमाउंट है गैस का, या x अमाउंट है गैस का, इट गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन दी m ग्राम मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। सॉलिड एड्सॉर्बेंट जो है वो आपका m ग्राम का है, तो उसके m ग्राम पर वो एड्सॉर्ब हो रही है। तो x अमाउंट ऑफ गैस गेट्स एड्सॉर्ब ऑन दी m ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड एड्सॉर्बेंट है उसके m ग्राम ने गैस का x अमाउंट को एड्सॉर्ब कर रखा है। m ग्राम सॉलिड ने x ग्राम गैस का, x अमाउंट गैस का एड्सॉर्ब कर रखा है।
तो m ग्राम ने x अमाउंट एब्जॉर्ब कर रखा है। तो फिर बताओ 1 ग्राम ने कितना एब्जॉर्ब कर रखा है? 1 ग्राम ने, क्योंकि यहां पर आपको 1 ग्राम के हिसाब से रेट निकालना है, तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालना है। तो 1 ग्राम कितना करेगा? x बाय m अमाउंट। दिस इज x बाय m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, सो ये क्या आ गया? x बाय m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, x बाय m अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। मतलब इस सॉलिड का अगर 1 ग्राम होता तो इस गैस का x बाय m अमाउंट एड्सॉर्ब होता, x अपॉन m। अब ये x अपॉन m बड़ा काम का है, क्योंकि आगे मैं सारी बातें आपको x अपॉन m में बताऊंगा। तो अगर आपको x बाय m क्लियर है तो आपकी फिर यहां पर आगे बहुत आसानी हो जाएगी और यहां पर आपकी कहानी खत्म है। कंसेप्ट क्लियर है? x बाय m क्या है? इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। कौन सा अमाउंट है ये? एड्सॉर्बेट बोले तो गैस का अमाउंट है, लेकिन उस गैस का अमाउंट है जो 1 ग्राम सॉलिड पर जाकर एड्सॉर्ब होगी। अगर सॉलिड 1 ग्राम अपना सरफेस प्रोवाइड करता तो 1 ग्राम सॉलिड पर जाकर ये x बाय m अमाउंट उस गैस का एड्सॉर्ब होता। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हम एड्सॉर्प्शन आइसोबार में देखेंगे किसका कर्व? तो मैं आपको बता देता हूं, हम देखेंगे x बाय m वर्सेस टेम्परेचर। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? x बाय m वर्सेस टेम्परेचर मतलब अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। क्लियर हो गया? क्योंकि x बाय m इज द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। पर यूनिट मास मतलब 1 ग्राम मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। सो इट इज अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट वर्सेस टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर वेरी करेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? आइसोबार। खत्म बात। इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? आइसोबार। और ये वाले ग्राफ आपको 2 पार्ट्स में देखने पड़ेंगे, एक फिजिक्स ऑप्शन के लिए, एक केमिज ऑप्शन के लिए। पहले मैं आपको फिजिक्स ऑप्शन बता रहा हूं, और फिजिक्स ऑप्शन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट फेवर्स द लो टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कम रखोगे तो x बाय m की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि more is the amount of gas absorbed on a unit mass of adsorbent when the temperature is low। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, और जो गैस पहले एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही थी टेम्परेचर बढ़ाने से वो कम होगी, क्योंकि बहुत सारी गैस निकल जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो। इसलिए आपको जो कर्व मिल रहा है, आप यहां पर देखो, आपको ये वाला कर्व मिल रहा है। अब ये कर्व क्या बता रहा है? x by m decreases as we increase the temperature because this is the temperature we are having on the x axis। तो x by m y axis पर है और टेम्परेचर आपका x axis पर है, तो x by m decreases on increasing the temperature। So x by m is decreasing on increasing the temperature, that is the amount of gas absorbed per unit mass of adsorbent gets decreased when you increase the temperature, and this graph occurs at constant pressure। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपका ग्राफ आ गया किसको लेकर? फिजिक्स ऑप्शन को लेकर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिजिक्स ऑप्शन का पार्ट यहां पर कंप्लीट कर दिया है मैंने। अभी मैं आपको केमिज ऑप्शन भी बताता हूं, लेकिन पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बच्चों आगे देखते हैं। फिजिक्स ऑप्शन तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं केमिज ऑप्शन की। ठीक है भैया, केमिज ऑप्शन क्या है? सर जो गैस आप एड्सॉर्बेट जिसको मान रहे हो तब से, वो सॉलिड जैसे एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, इसलिए वर्ड आएगा केमिज ऑप्शन। हमने कहा बढ़िया बात है यार, मतलब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनके बीच, मतलब केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अब इसमें टेम्परेचर का क्या रोल होगा? अब मेरी बात को समझना। जब आपको किसी भी सॉलिड में, सॉलिड बना लेता हूं पहले तो मैं, ये मेरा एक सॉलिड है, दिस इज अ सॉलिड एड्सॉर्बेंट जिसका अगेन m मास है, और m किस में? ग्राम में। ये भी लिख देता हूं, इट इज इन ग्राम, और इसके ऊपर बैठी हुई है यहां पर अभी हवा में गैस। सो दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स जो अभी यहां पर है। क्लियर? तो ये अभी आपके गैस मॉलिक्यूल्स है जो यहां पर है। जाहिर सी बात है यहां जाएंगे,
लेकिन अब करना क्या होगा, अब मेरी बात को समझना। अगर आप चाहते हो कि ये मॉलिक्यूल्स यहां पर आए और जाकर केमिकल रिएक्शन करें, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो आपस के बॉन्ड्स होंगे, आपस के मतलब भैया ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका भी आपस में कोई केमिकल बॉन्ड होगा। ये जो गैस है जो एग्जॉर्बेट बनकर आ रही है एग्जॉर्बेंट पर, उसका आपस में कोई केमिकल बॉन्ड तो होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में। सॉलिड के मॉलिक्यूल का भी आपस में कोई बॉन्ड होगा। तो पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक पुराने बॉन्ड नहीं तोड़ोगे तब तक नए बॉन्ड कैसे बनेंगे। मतलब आजकल तो इंसान भी यही कर रहे हैं ना, नई दोस्ती के लिए पुरानी दोस्ती तोड़ना है। तो भाई साहब बॉन्ड भी है, जो केमिकल बॉन्ड है, ये भी यही कहते हैं कि सर अगर हमको नए केमिकल बॉन्ड बनाने हैं तो हमको पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको पहले हीट देनी पड़ेगी। पहले आप इसको अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे, मतलब आप टेम्परेचर पहले बढ़ाओगे। तो इसमें क्या होगा, पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, तो फिर क्या होगा, केमीज ऑप्शन को फेवर मिलेगा। मतलब इनिशियली when we increase the temperature, when we increase the temperature, the process of Cammy's option gets favored, or we can say Cammy's option gets favored. So when we increase the temperature, this is temperature, Cammy's option process gets favored. मतलब जो केमीज ऑप्शन प्रोसेस है उसको आप फेवर कर रहे हो, क्योंकि आप पुराने बॉन्ड तोड़ने में उसकी मदद कर रहे हो। और वो भी चाहता है पुराने बॉन्ड तोड़े, क्योंकि जब तक पुराने बॉन्ड नहीं तोड़ेगा तब तक सॉलिड के साथ नया बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन? गैस का मॉलिक्यूल। तो आपको पहले हीट देनी पड़ेगी। तो पहले आप क्या करोगे, इनको हीट दोगे, और हीट दोगे तो ये सब क्या करेंगे, अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे। और जब पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये यहां पर सरफेस की तरफ डिफ्यूज होना शुरू होंगे और अपने आप को एब्जॉर्ब कराना चालू कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये स्टार्टिंग की बात थी। तो स्टार्टिंग में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केमीज ऑप्शन का जो अमाउंट है वो बढ़ेगा। और अमाउंट किससे डिनोट करते हैं, इसमें भी वही चीज आएगी। क्योंकि अगर मैं इसमें भी कह रहा हूं गैस का एक्स अमाउंट है, तो इसमें भी जो अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू एक्स बाय एम। तो इसमें भी भैया अमाउंट जो होगा वो एक्स बाय एम ही आएगा। तो वो एक्स बाय एम की वैल्यू इनिशियली बढ़ेगी। कब? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, क्योंकि आप केमीज ऑप्शन को फेवर कर रहे हो। तो x बाय एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगी, जिस टेम्परेचर तक मैक्सिमम बॉन्ड जो टूट सकते थे वो टूट चुके होंगे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक लिमिट आएगी जिसमें उस मॉलिक्यूल्स के जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनके जितने बॉन्ड टूट सकते थे वो सब टूट चुके हैं। और अब वो यहां जाकर नए बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब बच्चों वो नए बॉन्ड बनाएंगे, तो यह बात भी तय है कि नए बॉन्ड अगर वो बनाने वाले हैं तो इस बार एनर्जी निकलेगी। मतलब इस बार वो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री कहती है बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बॉन्ड जुड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो वो आपको एनर्जी निकाल कर दे देगा। मतलब आपको फिर मिल जाएगी एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है? पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती थी, लेकिन नए बॉन्ड्स जब बनेंगे, जब बॉन्ड जुड़ेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। और अब ये गैस मॉलिक्यूल इस सॉलिड पर चूंकि एब्जॉर्ब हो रहा है इस तरीके से, तो ये अब नए केमिकल बॉन्ड इस सॉलिड सरफेस के साथ बनाने लग गया। मतलब यहां जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ ये नए केमिकल बॉन्ड्स बनाने लग गया। और नए केमिकल बॉन्ड्स बनाएगा तो वो एनर्जी आपको निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर उस दौरान भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आप उसकी नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट का काम कर रहे हो, क्योंकि वो तो एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ा रहा है बाय गिविंग आउट एनर्जी।
और अपना टेम्परेचर वो कम कर रहा है, क्योंकि जब कोई एनर्जी निकालेगा तो खुद का टेम्परेचर कम करेगा। तो ये अगर एड्सॉर्प्शन कर रहा है, नए बॉन्ड्स बना रहा है, तो एनर्जी निकाल रहा है, और एनर्जी निकाल रहा है तो यहां टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, मतलब आप केमिसॉर्प्शन के विरोध में काम करने लग गए। अब बात समझ में आ रही है? आप काम एक ही कर रहे हो शुरू से लेकर एंड तक, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग के फेज में आप केमिसॉर्प्शन के समर्थन में काम कर रहे थे, सपोर्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि आप उस हीट को वो बॉन्ड तोड़ने में मदद कर रहे थे, उस हीट को वो बॉन्ड तोड़ने में मदद में ले रहे थे, तो आप केमिसॉर्प्शन को फेवर कर रहे थे तब। लेकिन ये एक हद तक होगा, एक सीमित समय, एक सीमित टेम्परेचर तक होगा। उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, तो फिर आप केमिसॉर्प्शन के अगेंस्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि जब वो नए बॉन्ड बनाएगा तो वो अपना टेम्परेचर कम करना चाहेगा बाय गिविंग आउट द हीट एनर्जी। लेकिन आप फिर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उस टेम्परेचर के बाद आफ्टर a certain limit, when you increase the temperature, the rate, the amount of the chemisoption decreases. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, later on continuous increasing the temperature, later on continuous increasing the temperature, chemisoption gets decreased. Chemisoption, or we can say the amount of gas adsorbed gets decreased. Adsorption gets decreased. ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? तो अब ग्राफ देखो, ग्राफ आपको सब समझा देगा। यहां पर कुछ एड्सॉर्ब था x/m एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, और यहां से आपने बढ़ाना चालू करा, बढ़ाना चालू करा, बढ़ाना चालू करा, तो देखो बढ़ता गया, x/m की वैल्यू बढ़ती जा रही है व्हाइल इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मैं ऐसे जा रहा हूं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और x/m भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह सब एक सीमा तक होगा, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक होगा, इस टेम्परेचर तक होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई टेम्परेचर यहां पर कुछ होगा, उस टेम्परेचर को कुछ बोलते नहीं है, बस ये एक वो टेम्परेचर है जहां तक ये केमिसॉर्प्शन को फेवर कर रहे थे, ये वो टेम्परेचर है। इसके बाद आपने और टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहां से देखो x/m अब कम हो गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ये कम हो गया। पूछो क्यों कम हो गया? क्योंकि अब वो चाहता है कि नए बॉन्ड बन रहे हैं तो अपना टेम्परेचर लोअर डाउन कर ले, ऐसा केमिसॉर्प्शन चाहता है। लेकिन आप अभी भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप तो एक्स एक्सिस में कंटिन्यूअसली सीधे सीधे चलते जा रहे हो, तो टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो। तो एक समय तक ये फेवर करेगा, लेकिन एक समय के बाद ये अपोज करेगा केमिसॉर्प्शन को, तो इसके बाद केमिसॉर्प्शन का रेट घट जाएगा। ये होता है इसका कर्व, जो एक इस तरीके से आता है। तो इनिशियली आपका x/m बढ़ता है, उसके बाद वो कम होता है, इनिशियली बढ़ता है, उसके बाद वो कम होता है। ये है x/m का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केमिसॉर्प्शन। दिस इज केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन में तो सीधा सीधा वो कम ही हुआ था, क्योंकि वो किसी भी सूरत में फेवर नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके लिए कभी पुराने बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहां तो सिर्फ फिजिकल फोर्स लगता है, और फिजिकल फोर्सेस के लिए आपको कोई पुराने बॉन्ड नहीं तोड़ने। लेकिन केमिसॉर्प्शन के लिए, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर नए बॉन्ड बनेंगे, तभी जाकर नए बॉन्ड बनेंगे। इसलिए इनिशियली टेम्परेचर फेवर कर रहा था जो आप इंक्रीज कर रहे थे शुरुआती दौर पे, लेकिन एक समय के बाद और इंक्रीज करोगे तो वो फेवर नहीं करेगा, अपोज करेगा, तो केमिसॉर्प्शन का अमाउंट घट जाएगा। ये है इसका ग्राफ जो आइसोबार है। अगेन आइसोबार क्यों है? क्योंकि प्रेशर क्या मान रखा है? कांस्टेंट। तो प्रेशर आपने क्या मान रखा है? कांस्टेंट। तो ये भी आइसोबार का ग्राफ है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, विच इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर के वेरिएशन से देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट पे क्या असर आता है। जल्दी देखते हैं, लेकिन पहले आप उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर नोट बने। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने देख लिया आइसो बार का कर्व, और आइसो बार का कर्व में हमने टेम्परेचर के वेरिएशंस फिजिसॉर्प्शन में भी देख लिया और केमिसॉर्प्शन में भी देख लिया। अब बात करते हैं आइसोथर्म की।
आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व बनेगा। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर भाई वेरी क्या कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है। तो आपको ये x/m प्रेशर के हिसाब से देखना है। मतलब ये अब जो कर्व होगा, दिस इज x/m वर्सेस प्रेशर, वर्सेस प्रेशर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब ये आपको x/m वर्सेस प्रेशर का कर्व बताएंगे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताएंगे। अब इसके लिए क्या हुआ था, हमें एक इक्वेशन की सहायता लेनी पड़ेगी जो कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म की इक्वेशन है। हालांकि दो साइंटिस्ट ने आपको इसके बारे में डिटेल्स दी थी, एक फ्रेंडलिक थे, एक लैंगमुइर थे। दोनों ने बहुत डिटेल में बात की थी प्रेशर को लेकर कि जब प्रेशर चेंज करोगे तो x/m तो क्लियर है ना सबको, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ये x/m होता है। और इसको बताने के लिए आपको दो साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ा, जिसमें एक साइंटिस्ट थे फ्रेंडलिक। फ्रेंडलिक ने आपको बता दिया था कि x/m जो होगा वो अपना प्रेशर से कैसे रिलेट करेगा, और फिर उसी बात को और डिटेल में एक्सप्लेन किया लैंगमुइर ने। और लैंगमुइर ने जो बनाया वो भी एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था। बात करते हैं डिटेल में एक एक करके सारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म is a graph that shows the variation in the amount of a gas absorbed by the adsorbent, यानी कि x/m with pressure, यानी कि versus pressure at constant temperature। याद रखना इस समय हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इस कर्व को आइसोथर्म बोलते हैं, क्योंकि आइसो मतलब कांस्टेंट एंड थर्म मतलब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व बनेगा। अब ये कर्व किस दम पे बनेगा, पहले हम समझेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म को। तो आइए बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इसके बाद मैं स्लाइड चेंज करता हूं। तो आप देखेंगे इधर, सो दिस इज फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, याद रखना, FREUNDLICH, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इनने क्या बताया, Freundlich gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent, quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent मतलब x/m, और इसका रिलेशन एंड प्रेशर के साथ, मतलब इनको रिलेट करा किसके साथ, प्रेशर के साथ। क्लियर हो गया? अब एक मन में सवाल आ रहा होगा, सर प्रेशर किस चीज का है? प्रेशर उस सॉलिड एड्सॉर्बेट का है, उस गैसियस एड्सॉर्बेट का है। मतलब जो गैस एड्सॉर्बेट बनकर सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होगी, प्रेशर उस गैस का है। क्योंकि देखो सॉलिड पर वैसे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन जो प्रेशर का सही प्रभाव पड़ता है वो गैस पे पड़ता है। और हम अभी जो केस ले रहे हैं उसमें हमारा जो गैस है वो एड्सॉर्बेट है, मतलब वो एड्सॉर्ब होगा। तो ये प्रेशर जो होगा वो गैस का प्रेशर होगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन x/m एंड प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व वेयर x/m इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर, वेयर x/m इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर। अभी सारी बात बता रहा हूं। These curves indicate that at a fixed pressure there is a decrease in the physical adsorption with an increase in temperature. These curves always seem to approach saturation at high temperature, at high pressure. Always seems to approach saturation at high pressure. अब पहली बात तो सुनो, इसमें जो हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं वो हम एक ही एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे, क्लियर कर लेना, वो होगा फिजिसॉर्प्शन। हम इसमें केमिसॉर्प्शन की बात नहीं करते, सिर्फ फिजिसॉर्प्शन की बात होगी। चाहे फ्रेंडलिक के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को देखोगे या फिर लैंगमुइर के एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को देखोगे, दोनों में आप जो बात करोगे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करोगे, फिजिसॉर्प्शन की बात करोगे। अब फ्रेंडलिक साहब क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक साहब ये इक्वेशन रखकर छोड़ देते हैं। फ्रेंडलिक साहब सिंपल कहते हैं, बहुत सिंपल से शब्द हैं, मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंडलिक साहब का कहना यह है कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट होगा, यानी कि जो x/m होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द पावर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1/n। मतलब जो x/m होगा, that is the amount of gas adsorbed on unit mass of adsorbent, will be directly proportional to the pressure, that is P, to some power called 1/n, to the power called 1/n.
अब ये 1/n क्या है, ये सारी बातें मैं अभी बताता हूं। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा x/m की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। x/m बोले तो एड्सॉर्प्शन उतना बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन का अमाउंट उतना बढ़ेगा, या कह लो जो गैस एड्सॉर्ब होना चाहती है यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर, उसका अमाउंट बढ़ेगा। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी सॉलिड एड्सॉर्बेंट की बात करते हो, मान लो ये मेरे पास सॉलिड एड्सॉर्बेंट है और आप बोलते हो भैया इस सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर कोई गैस आकर एड्सॉर्ब होगी, तो ये आपकी गैस थी जो पहले ऊपर की तरफ थी, अब वो गैस आएगी और यहां पर एड्सॉर्ब होगी, होने दो उसको। लेकिन अगर इस गैस पर आप एकदम से प्रेशर अप्लाई कर देते हो, मतलब इस गैस पर अगर आप हाई प्रेशर लगा देते हो, तो ऐसा नहीं है कि जल्दी ये गैस एड्सॉर्ब होगी, है ना ऐसा, क्योंकि जितना प्रेशर आप लगाओगे उतना उनको एक फोर्स मिल रहा है किसकी तरफ, एड्सॉर्बेंट की तरफ, कि वो वहां जाकर एड्सॉर्ब हो जाए। Or what we can say, when we increase the pressure, the condensation of these gas molecules occur. ये गैस मॉलिक्यूल्स अपने आप को कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करेंगे तो वो एक जगह पर कलेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गैस जब कंडेंस होती है तो लिक्विड बनती है, तो लिक्विड जाकर इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा। आप किसी भी कंसेप्ट से समझ सकते हो। तो ओवरऑल इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि जब भी इस गैस पर प्रेशर लगाओगे वो गैस जाकर अप्रोच करेगी एड्सॉर्बेंट पर और वहां जाकर एड्सॉर्ब होने लगेगी, और इनफैक्ट जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, तो x/m ऑटोमेटिकली बढ़ना ही चाहिए, सही बात है, बढ़ेगा। तो जितना प्रेशर लगाओगे x/m उतना बढ़ेगा, एंड देयरफॉर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। लेकिन P से वो कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो सीधा सीधा बढ़ता ही जाएगा, कुछ वेरिएशंस भी आएंगे उस बढ़ोतरी में, कुछ वेरिएशंस आएंगे, इसलिए P की पावर 1/n लिख दिया। अब ये 1/n को हम डिफाइन करेंगे, अभी करेंगे डिफाइन। कंसेप्ट क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, फ्रेंडली कांस्टेंट उसको बोल देंगे, तो x/m विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ P टू द पावर 1/n। ये आपका फॉर्मूला आ गया, x/m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ P टू द पावर 1/n। यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा वही फॉर्मूला, सेम है, ये वो फॉर्मूला है जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इससे कर्व कैसे बनेगा, ये तो इक्वेशन हो गई, इसमें क्या चीज वेरिएबल है, सिर्फ प्रेशर वेरिएबल है जिसके दम पर x/m चेंज होगा, मतलब x/m इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ओवर एयर, k तो कांस्टेंट रहेगा। अब सवाल आता है कि आप प्रेशर कैसे चेंज करोगे, क्योंकि जैसे भी प्रेशर चेंज होगा उसी पे अधीन होगा x/m, जो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा उसके हिसाब से आपका x/m भी चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? अब ध्यान से सुनना, P का जो चेंज है, जो P का चेंज है वो 1/n पर चलता है, 1/n के भरोसे पे चलता है। 1/n क्या है? सिंपल, n कुछ भी एक इंटीजर है, बट इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो n विल हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब इंटीजर बोल लो या आप उसको सिंपल कोई भी नंबर बोल लो, बट इट शुड हैव अ वैल्यू ग्रेटर देन 1। वो डेसिमल में भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जनरली जो n की वैल्यू लेंगे वो हम इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे, 1 2 3 4 5, जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इंश्योर करेंगे कि n हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब मैं अलग अलग केसेस आपको बताता हूं, जब हम n की वैल्यूज को अलग अलग रखेंगे तो प्रेशर अलग अलग आएगा और उसके दम पर x/m अलग अलग आएगा, और उससे ग्राफ क्या बनेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये कर्व मैंने अगली स्लाइड में फिर बनाया है, लेकिन उस कर्व को एक बार बताऊंगा कि अब वो कैसे बनेगा और प्रेशर के चेंजेस से x/m कैसे चेंज होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब समझना, शब्दों में समझा रहा हूं कि हमको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की पहले इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन क्या है? x/m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ P रेज टू द पावर 1/n। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिख ली है, ठीक है। चलो, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई है फाइनली। अब इसके अलग अलग केसेस लेता हूं मैं, इसके अलग अलग केसेस लेता हूं मैं। तो सबसे पहले केस वन हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज केस 1 जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा इस केस में? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात केस 1 को लेकर। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाते हैं। अब समझना मेरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा? n की वैल्यू को 1 रखते हैं, n की वैल्यू को 1 रखते हैं।
दिस इंप्लाइज 1/n इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो 1/n इक्वल टू 1 होगा। दिस इंप्लाइज, यहां पर रख दो, x/m इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p टू दी पावर 1, तो टू दी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, वो 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो x/m होगा वो आपका p से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली मतलब पहले भी डायरेक्टली था, लेकिन अब लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा। लीनियरली मतलब समझ गए, जैसे जैसे p बढ़ेगा वैसे वैसे ही x/m बढ़ेगा। x/m बढ़ना मतलब अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट का बढ़ना, यानी कि एड्सॉर्प्शन के अमाउंट का बढ़ना, सिंपल शब्दों में। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। यह है वो लाइन, यहां से शुरू होंगे और यहां तक जो लाइन गई है, यहां तक, ये वो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां तक, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है यहां तक कोई कर्व नहीं आया था, तो इस पॉइंट तक आपका क्योंकि कोई कर्व नहीं आया तो ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं बनाऊं इसको तो मेरे को पहले यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो क्या बताएगी, x/m इज इक्वल टू kp, ये बताएगी, जो ये बताएगी कि इस पॉइंट तक जो n की वैल्यू हमने मानकर चली है वो n की वैल्यू 1 मानकर चली है, जिससे 1/n भी एक 1 आ रहा है, 1/n भी 1 आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर आपको 1/n की कुछ वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी और वो x/m जो होगा आपका kp के बराबर होगा। क्लियर हो गया? ये था केस 1 जो खत्म हो गया। अभी कर्व आ रहा है। कर्व का मतलब पता है क्या है? प्रेशर तो अच्छा बढ़ रहा है लेकिन उतना x/m नहीं बढ़ रहा जितना प्रेशर बढ़ रहा है। अभी तक क्या था, जितना प्रेशर बढ़ा था x/m भी सीधा सीधा उतना बढ़ा था। अब इस कर्व पर क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। कर्व पर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसके मुकाबले x/m उतना नहीं बढ़ रहा है लेकिन एकदम लीनियरली नहीं बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और वो भी रूट में बढ़ेगा, स्क्वायर रूट में बढ़ेगा, क्यूब रूट में बढ़ेगा, लेकिन रूट्स में बढ़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करते हैं केस 2 में, लेकिन अभी केस 1 का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब केस 2 ध्यान से देखना मेरी बात को, केस 2 बता रहा हूं मैं यहां पर आपको, ये रेस कर रहा हूं। सो नाउ केस 2, दिस इज केस 2। अब केस 2 में क्या रखने वाला हूं मैं, n की वैल्यू 1 से बड़ी रखने वाला हूं बट इंफिनिटी से छोटी रखने वाला हूं। मतलब n विल बी ग्रेटर देन 0 बट इट विल बी लेस देन इंफिनिटी। इंफिनिटी तो समझ गए ना, अत्यंत, वो आखिरी नंबर जो जहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है, वो आखिरी नंबर जो होगा वो इंफिनिटी होगा। तो n क्या हो सकता है आपका, इसका मतलब भैया n हो सकता है 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जनरली इंटीग्रल वैल्यूज लेंगे, अगर आप चाहते हो आप डेसिमल वैल्यू लेना चाहो आप डेसिमल भी ले सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इंटीग्रल वैल्यू से अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी आपकी। तो आपने n की वैल्यू कुछ भी रख ली। अब इससे क्या होगा, x/m विल बी इक्वल टू k, फ्रेंडली की इक्वेशन में रख देंगे p रेज टू द पावर 1/2, 1/3, 1/4। तो इससे ये क्या होगा, इससे होगा ये कि यहां पर जो 1/n आएगा इस इक्वेशन में, वो 1/n हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब 1/n 1 से छोटा होगा, क्योंकि n 1 से बड़ा आ रहा है। तो n अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो 1/n छोटा आएगा 1 से, तो 1/n आपका 1 से हमेशा छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x/m अभी भी p के भरोसे पे ही चल रहा है, जितना p बढ़ेगा x/m भी बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह कि उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि p की पावर में 1/2 यानी कि p का स्क्वायर रूट, 1/3 यानी कि p का क्यूब रूट, 1/4 यानी कि अंडर रूट टू द पावर 1 मतलब आप समझ रहे हो, p जितना बढ़ेगा x/m उतना नहीं बढ़ेगा। तो अब यहां से एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल कर्व क्या करेगा, ये देख लो, ये घुमा देगा। तो यहां पर उसने घुमा दिया, यहां से यहां तक उनने कर्व को घुमा दिया, तो ये कर्व यहां पर घूम गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज x/m इज इक्वल टू k p
रेज टू द पावर 1 बाय n। और यहां पर मैं n क्या कह सकता हूं, इट विल बी ग्रेटर देन 1। यहां पर हर वैल्यू के लिए n विल बी ग्रेटर देन 1, बट 1 बाय n विल बी लेस देन 1। तो फिर आप लिख सकते हो 1 बाय n विल बी लेस देन 1। तो इस पॉइंट पर यू हैव 1 बाय n विच इज लेस देन 1, और ये कर्व मुड़ गया। तो इसके बाद आपका कर्व जो होगा वो ऐसे मुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये कर्व आपका मुड़ गया। क्लियर हो गया? तो यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, यहां पर आप कह सकते हो कि 1 बाय n जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, इसलिए कर्व मुड़ गया। क्योंकि वो जो है वो x बाय m ही बनाएगा, तो x बाय m उतना नहीं बढ़ रहा जितना p बढ़ रहा है, क्योंकि p की पावर में जब 1 बाय n करोगे तब x बाय m की वैल्यू आएगी, तो x बाय m कम आएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब एक प्रेशर की हद तक x बाय m सीधा सीधा बढ़ा था, लेकिन उस हद के बाद और प्रेशर बढ़ाओगे तो x बाय m तब भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो, मतलब सीधे रूप में नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो हम ये कह सकते हैं ये लो प्रेशर का एरिया है। तो जो केस 1 था वो एक्चुअली हमारा लो प्रेशर का एरिया था। दिस वॉज द एरिया ऑफ लो प्रेशर। बट दिस केस 2 जो हमने देखा है, दिस इज द एरिया ऑफ हाई प्रेशर, और वी कैन से मॉडरेट प्रेशर। हाई प्रेशर के लिए क्योंकि तीसरा केस आएगा, तो ये हमारा मॉडरेट प्रेशर का एरिया हो गया, ये जो बीच का कर्व है। क्लियर हो गई बात? केस 2 ये खत्म। तो केस 2 में आप लिख सकते हो मॉडरेट प्रेशर, व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट, P इज मॉडरेट। क्लियर? सो व्हेन प्रेशर इज मॉडरेट आप ये लिख सकते हो। और केस 1 में व्हेन प्रेशर वाज लो। ठीक है? तो 2 केस हो गए। अब तीसरा केस हम डिस्कस करेंगे। तीसरा केस जिसमें हम क्या करने वाले हैं, n की वैल्यू इंफिनिटी के बराबर रख देंगे, मतलब बिल्कुल सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 बाय n क्या हो जाएगा? 0। 1 बाय n 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस विल बी द एरिया जब प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि p की पावर में कुछ नहीं है, 0 है। अदरवाइज p की पावर 1 बाय 2, 1 बाय 3, 1 बाय 4 चली थी, अब p की पावर 0 हो गई। देखेंगे, अभी समझते हैं इस बात को। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो पहले। अब आते हैं थर्ड केस को डिस्कस करने। तो यहीं पर मैं आपका थर्ड केस भी डिस्कस करता हूं। दिस इज नाउ द केस 3। और केस 3 में क्या कहानी हो रही है देखने आप। दिस इज द केस ऑफ हाई प्रेशर। सो व्हेन प्रेशर इज हाई, इसका मतलब क्या हुआ, n जो होगा वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, या क्या लो पहुंच जाएगा या अप्रोच करेगा। पहुंच तो सकता नहीं है वैसे, लेकिन अप्रोच करेगा। और 1 बाय n फिर क्या होगा, इसका मतलब 1 बाय n क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो फिर जो x बाय m होता है, जिसको आप k p की पावर 1 बाय n लिखते थे, इसका मतलब यह बन जाएगा x बाय m p 1 बाय इंफिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो इसका मतलब दिस विल बिकम p रेज टू द पावर 0, ये बन जाएगा। और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो x बाय m यहां पर मतलब ये है x बाय m विल बी इक्वल टू k, क्योंकि p टू द पावर 0 1, तो k इंटू 1 विल बी k। व्हाट इज k? इट्स अ कांस्टेंट। इट्स अ कांस्टेंट, दैट मींस द एड्सॉर्प्शन और द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बिकम कांस्टेंट देयर आफ्टर। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, आपका एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब कई लोग सोचेंगे सर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया मतलब सर एड्सॉर्प्शन बंद हो गया। एड्सॉर्प्शन बंद नहीं हुआ बेटा, एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। मतलब अब जो ऊपर के गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो एड्सॉर्ब हो रहे होंगे, लेकिन जो पहले से एड्सॉर्ब्ड गैस मॉलिक्यूल्स है वो वापस आ गए होंगे, जिससे अमाउंट कांस्टेंट ही बना है। क्योंकि जितने नए एड्सॉर्ब हो रहे होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, उतने पुराने वापस आ गए होंगे, अमाउंट विल रिमेन द सेम। इसका मतलब यह हो गया कि भाई साहब जो इक्विलिब्रियम है वो आ चुका है। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन कहां से लागू होगी, ये कंडीशन इस पॉइंट से लागू होगी, और इसके बाद थ्रू आउट चलती जाएगी, बिल्कुल थ्रू आउट चलती जाएगी। तो इसके बाद आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी?
क्योंकि ये x बाय एम का कर्व है y एक्सिस पर, तो y एक्सिस मतलब पैरेलल टू x एक्सिस अगर आपको लाइन मिल रही है मतलब y एक्सिस कांस्टेंट हो गया। प्रेशर तो लगातार बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर को तो लगातार बढ़ते जाना है। तो दिस इज द कर्व व्हेन x बाय एम इज इक्वल टू k p टू द पावर 0 एंड p टू द पावर 0 मींस व्हाट, n approaches infinity and that is why 1 by n will be approaches to 0. तो 1 by n approaches to 0 and this will be the condition of high pressure. So this is the condition of high pressure. क्लियर? तो आपको एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी, मिलनी भी चाहिए क्योंकि x बाय एम आपका k के बराबर कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या एड्सॉर्प्शन रुक गया है? नहीं रुका है। मतलब एड्सॉर्प्शन अभी भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो फिर सर क्यों अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा? क्योंकि जो नई गैसेस जो ऊपर हैं एड्सॉर्बेंट के, वो एड्सॉर्ब हो रही है उस पे जाके, और जो पहले से एड्सॉर्ब थी वो वापस आ रही है, वो डिसॉर्ब हो रही है, ये कह लो। तो इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम, और जो प्रेशर इक्विलिब्रियम पर बना है उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो ये जो हाई प्रेशर है ना जिस पर ये कांस्टेंट लाइन बन गई, वो इक्विलिब्रियम प्रेशर्स होंगे, सारे प्रेशर्स वो इक्विलिब्रियम प्रेशर होंगे। या फिर ये भी कह सकते हो कि इसके बाद क्योंकि कोई नया एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, या कह लो कोई अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में बढ़ोतरी नहीं है, तो जो एड्सॉर्बेंट था वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। जो एड्सॉर्बेंट था उसने जितना एड्सॉर्प्शन वो कर सकता था उतना गैस के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर चुका है वो, उससे ज्यादा अब एड्सॉर्प्शन वो नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। तो इस पॉइंट के बाद जो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, क्योंकि इसके बाद कोई भी नया एड्सॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में नेट बढ़ोतरी नहीं हो रही है, इसलिए इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट मान लेंगे एंड द प्रेशर करस्पॉन्ड टू दैट सैचुरेशन पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर। तो उस प्रेशर को हम सैचुरेशन प्रेशर मान लेंगे। तो वो जो प्रेशर है जो एक कांस्टेंट उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पर आ रहा है, वो जो प्रेशर जिस पॉइंट पर कोई भी एक्स्ट्रा आपका एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, वो प्रेशर को आप करस्पॉन्ड कर दोगे क्या, सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि वो एक सैचुरेशन प्रेशर माना जाएगा। हम कहेंगे हमारा एड्सॉर्बेंट सैचुरेट हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये हो गया आपका केस 3। संपट पड़ी मेरी बात? क्लियर हो गया? एक बार मैं और ग्राफ आपको बनाकर शॉर्ट में बता देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्लाइड को डिलीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक बार शॉर्ट में जल्दी से आपको एक बार कर्व और बता देता हूं बनाकर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखेंगे अब यहां पर तो कर्व क्या होगा, सिंपल, x बाय एम, दिस इज प्रेशर। पहले क्या बनेगी? पहले बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन क्या बताएगी, x बाय एम इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1, p टू दी पावर 1, दैट्स इट, लीनियरली प्रोपोर्शनल। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक कर्व आएगा, एक घुमाव आएगा। घुमाव क्या बताएगा सर? घुमाव बताएगा x बाय एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n, मतलब n की कुछ वैल्यू होगी जिससे 1 बाय n जो होगा वो आपका 1 से छोटा हो जाएगा, जिससे आपकी p जितना बढ़ना चाहिए उसकी पावर में 1 बाय समथिंग करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालेंगे, तब जाकर आपको x बाय m मिलेगा। दिस इज x बाय m जब मिलेगा। और ये रीजन है मॉडरेट प्रेशर का। हमने कहा बढ़िया बात है, मॉडरेट प्रेशर के बाद बोले मॉडरेट प्रेशर के बाद सीधा कर्व चला जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये होगा सैचुरेशन प्रेशर का पॉइंट। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एसपी, सैचुरेशन प्रेशर। और इसके बाद क्या होगा आपका x बाय एम जो होगा, x बाय एम जो होगा वो k के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका एक कर्व बनेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये जो आपका होता है दिस इज कॉल्ड फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर हो गया? यही पूरा कर्व है और यही सारी बातें हैं। इक्वेशन आपको याद रख लेनी है, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। x बाय एम इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p टू दी पावर 1 बाय n। और अब इस 1 बाय n को ही चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली 1 बाय n क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले लो प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, फिर मॉडरेट हुआ और फिर हाई हुआ, तो उस हिसाब से उसकी पावर जो होगी वो चेंज होती जाएगी। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग कुछ चीजें और देख लेते हैं। सो दिस इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है,
क्योंकि ये फिजिक्स ऑप्शन है जो कि हाई टेम्परेचर पर फेवर नहीं होता, लो टेम्परेचर पे फेवर होता है। तो अगर आपको फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म अलग अलग टेम्परेचर पे बनाना है तो हमेशा जो हाई टेम्परेचर पे आप जाओगे तो कर्व नीचे आएगा। कर्व नीचे क्यों आएगा? क्योंकि लो टेम्परेचर पर आपको एड्सॉर्प्शन ज्यादा मिलेगा, मतलब x/m ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन है। और आपने ऑलरेडी कह चुके हो आप, मैं फिर से बता देता हूं, फिजिक्स ऑप्शन, क्योंकि ये सारी बातें आप फिजिक्स ऑप्शन के लिए कर रहे हो सिर्फ। Physis option always gets favored at low temperatures. So they always gets favored at low temperatures. तो भैया कम तापमान पर ये हमेशा क्या होते हैं? फेवर्ड होते हैं. So they are always gets favored at low temperatures. So they always gets favored at low temperatures. Clear? So ये याद रखना, they always gets favored at low temperatures. तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना आपका x/m ज्यादा होगा. ये हम कर्व में भी देख चुके हैं. इसलिए वो देखो लो टेम्परेचर पर आपको दिख रहा है x/m की ज्यादा स्लोप है, मतलब ज्यादा ऊपर की साइड बना है, मतलब x/m हाइयर साइड है. लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो स्लोप नीचे जा रहा है, मतलब x/m उतना कम होता जा रहा है. देखो 244 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्लोप नीचे की तरफ आ गया. 273 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्लोप नीचे की तरफ आ गया. तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे स्लोप उतना नीचे होता जाएगा. क्लियर हो गया? तो अगर आप जनरल बात करें, ये तो इनने टेम्परेचर फिर भी बता दिए, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए बताए होंगे, लेकिन फिलहाल अगर अपन जनरल बात करें तो जनरल बात ये की जा सकती है कि यहां पर मान लो दिस इज x/m एंड दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर. कर्व तो प्रेशर का ही बनेगा, और तीन आपको कर्व मिल रहे हैं. सपोज एक ये कर्व मिल रहा है, एक ये कर्व मिल रहा है, एक ये कर्व मिल रहा है, और सपोज एक आपको ये कर्व मिल रहा है. क्लियर हो गया? तो आपका एक टेम्परेचर है कौन सा? T1, एक टेम्परेचर है T2 और एक टेम्परेचर है T3. कोई पूछे कि कौन सा ज्यादा टेम्परेचर है, तो जिसका कर्व सबसे ऊपर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा. जिसका कर्व सबसे ऊपर होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा. तो T3 सबसे कम है, T3 सबसे कम है, उससे ज्यादा T2 है और सबसे ज्यादा T1 है. क्योंकि जिसका कर्व सबसे नीचे है मतलब उसका एड्सॉर्प्शन का अमाउंट सबसे नीचे है, मतलब x/m सबसे कम है उसके लिए, और सबसे कम एड्सॉर्प्शन का अमाउंट है मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर वही होगा. क्योंकि हाई टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन फेवर नहीं करता इसलिए कम अमाउंट मिलेगा, और कम टेम्परेचर पर एड्सॉर्प्शन फेवर करता है इसलिए ज्यादा अमाउंट मिलेगा. तो कम टेम्परेचर T3 होगा जिस पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर T1 होगा जिस पर एड्सॉर्प्शन कम होगा. कंसेप्ट क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करते हैं. तो हमने देख लिया कि अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे बना सकते हो और क्या टेम्परेचर के वेरिएशन से ये कर्व आएंगे. अब समझते हैं आगे कि अब अगर आप चाहते हो कि फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को आप लीनियर कर्व के थ्रू समझो, मतलब आप कोई ऐसा मतलब ऐसा कर्व मत बनाओ, ऐसी कोई ग्राफ मत बनाओ जिसमें कर्व्स आए, क्योंकि कर्व्स में समझने में हमें कभी दिक्कत आती है. तो एक ही चीज है, एक्सपोनेंशियल को खत्म करना पड़ेगा. इक्वेशन जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है क्या है? वो x/m इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1/n. इसमें जो p टू दी पावर 1/n है इसको खत्म कर दो तो आपको जो कर्व आते थे ग्राफ में वो नहीं मिलेंगे, फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन से कंसेप्ट को समझना ज्यादा आसान है. अब ये एक्सपोनेंशियल खत्म कैसे होंगे? एक ही चीज से खत्म हो सकते हैं, लॉग लगाकर. लॉग का काम ही यही है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को आप वो सिंपल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है. जो भी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हैं उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है. तो हम क्या करते हैं, इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं. तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे. ठीक है? अब हम अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर देखना आप, इधर हो जाएगा log ऑफ x/m विल बी इक्वल टू log ऑफ k p टू दी पावर 1/n. अब log x इंटू वाई मतलब log x प्लस log y, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस log ऑफ p टू दी पावर 1/n. दोनों log अलग अलग कर दिए.
अब log x की पावर y में अगर कभी होता है तो ये जो पावर होती है ये नीचे आ जाती है, सबको पता है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, इट कैन बिकम log ऑफ x by m विल बी इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 by n इंटू log ऑफ p। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी लीनियर फॉर्म में, बट लेकिन ये इसमें log आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। इसमें बस लॉगरिथम आ रहा है, अदरवाइज इसमें कोई भी जो डिग्री है वो मैक्सिमम 1 है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है। इसमें पहले डिग्री 1 की पावर 1 बाय n थी, p की पावर में 1 बाय n था तो वो डिग्री थी, लेकिन अब सब में आपकी जो पावर है वो 1 ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से कर्व जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मतलब आप इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो, ये है वो इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो अब आप क्या करो, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो। कौन सी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो गया y इक्वल टू, ये हो गया 1 बाय n जो कि m होगा, क्योंकि स्लोप है, क्योंकि log p वेरिएबल है जो कि x होगा, तो log p आपका x होगा, प्लस c ये होगा y इंटरसेप्ट जो आपके y पर बनेगा log k की एक वैल्यू। क्लियर हो गया? स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाइन आएगी, मतलब लाइन आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, मेकिंग एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें इंटरसेप्ट जो है वो log k है, मतलब एग्जैक्टली ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, क्योंकि अगर ओरिजिन से पास होती तो उस केस में इंटरसेप्ट को 0 होना पड़ता है। जो y इंटरसेप्ट आप बनाते हो उसको 0 रखना पड़ता है, लेकिन यहां y इंटरसेप्ट कुछ है log k के बराबर है, तो मतलब वहां ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो आप इसका कर्व बनाओगे, ये रहा वो कर्व। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो इट विल बिकम log ऑफ k प्लस 1 बाय n इंटू log ऑफ p, और वी कैन से log k प्लस log ऑफ p रेज टू द पावर 1 बाय n। क्लियर? तो यहां पर ये log x बाय m हमने ले लिया। क्यों log x बाय m ले लिया? क्योंकि वो y था हमारा, log x बाय m, और log p हमने ले लिया x की ओर, तो log p हमारा x की ओर चला गया, x एक्सिस पे चला गया। ये देखो यहां से लाइन शुरू हो रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विच इज लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि जो थीटा होगा इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री। क्लियर हो गया? और लाइन आपकी ऐसी बन रही है जिसमें स्लोप 1 बाय n आएगा। ये जो पॉइंट है जहां पर y इंटरसेप्ट बन रहा है, ये y इंटरसेप्ट c होता है log k, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज अ पॉइंट ऑफ log k, तो ये जो पॉइंट है दिस इज log k लिखा हुआ है यहां पर। y इंटरसेप्ट जो है दिस इज log k, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस होगी ये log k के बराबर होगी। ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये इंटरसेप्ट है, तो ये log k के बराबर होगा। थीटा 90 डिग्री से कम, स्लोप 1 बाय n, और ये आपको लाइन मिलेगी। सो दिस इज अ लाइन। क्या हो सकती है लाइन को आप क्या बोल सकते हो? दिस इज अ लाइन of log of x by m, having an equation of log of x by m is equal to log of k plus 1 by n into log of p। ये इक्वेशन है इस लाइन की जो आपने नीचे बनाई है, ये इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अब इससे क्या समझ में आ रहा है? आप देखो, आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है एक ऐसी, किसके बीच में प्लॉट होती हुई? log of x by m के बीच में और log of p के बीच में प्लॉट होती हुई। क्लियर हो गया? तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका मतलब क्या है? x बाय m p से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट लीनियरली है कि एक्सपोनेंशियली है वो हम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें log लगा हुआ है, बट हां log x बाय m जो होगा वो log p से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो log ऑफ x बाय m लीनियरली होगा, वो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log ऑफ p, क्योंकि इसमें तो पावर सबकी क्या है? 1 और 1 है, तो इसका मतलब लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस बात को समझो आप, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे log p बढ़ेगा, मतलब लॉगरिथम ऑफ दैट प्रेशर वैल्यू बढ़ेगी, और वैसे वैसे log ऑफ x बाय m की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब कह सकते हो कि आप x बाय m बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट ये भी वही चीज कह रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ाने से x बाय m बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए फिजिक्स ऑप्शन में, क्योंकि जो गैस है जब आप उस पर ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो एड्सॉर्बेंट की तरफ अप्रोच करेगी, और जब वो एड्सॉर्बेंट की तरफ अप्रोच करेगी तो वो उस पर जाकर एड्सॉर्ब होगी, यानी कि अपना मास या कह लो अपना अमाउंट जो होगा वो उस एड्सॉर्बेंट पे बढ़ाएगी जब आप प्रेशर बढ़ाओगे। तो ये लाइन भी यही कह रही है, प्रेशर को बढ़ाने से x बाय m बढ़ता है, बस ये लॉग के टर्म्स में कह रही है। अगर फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कोर इक्वेशन देखोगे तो वो लॉग के टर्म्स में नहीं है, तो वो भी लेकिन वही बात कहती है।
प्रेशर बढ़ाओगे x बाय एम बढ़ेगा, और यहां पर बिल्कुल लीनियरली बढ़ेगा लॉग के केस में, तो लॉग पी के बढ़ने से लॉग ऑफ x बाय एम भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों ये? तो ये कंसेप्ट हमारा किसका? फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, जिसको हमने हर तरीके से देखा। कोर इक्वेशन भी देखी जो फ्रेंडलिक साहब ने दी थी, और उसके लॉगरिथमिक इक्वेशन भी देखी जिसको हमने लीनियरली कन्वर्ट किया था। स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी बहुत बात की है हमारा अभी सेशन, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये हमने लॉगरिथमिक की इक्वेशंस भी देख ली, इसमें कुछ अपनी कंक्लूडिंग पॉइंट्स है। द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ लॉग के, तो जो वाई इंटरसेप्ट बनेगा, जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनेगा वो लॉग के आपको देगा, तो दैट इज अ लॉग के कांस्टेंट वैल्यू। एंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 बाय एन, तो जो स्लोप होगा वो आपको 1 बाय एन की वैल्यू देगा, तो ये आपका स्लोप होगा जो 1 बाय एन की वैल्यू देगा। क्लियर हो गया बच्चों ये? तो यहां पर फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा वैसे कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ एक कंक्लूडिंग पॉइंट्स और देख लेते हैं। सो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोला है? इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ओनली देन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड, अदरवाइज नॉट। ये जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनेगा, ये आपका कर्व स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन बताएगा लो प्रेशर पे, अगर बता रहा है तो ही आप आगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म लगाओगे, वरना अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लो प्रेशर पर आपने देखा था स्ट्रेट लाइन बनाता था। ठीक है, कोर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। फ्रेंडलिक आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ द एड्सॉर्प्शन इन एन अप्रोक्सीमेट मैनर। ये आपको एड्सॉर्प्शन का बिहेवियर बताता है, बट एक अप्रोक्सीमेट मैनर पे बताता है। वो बताता है कि प्रेशर से बढ़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताता कि कितना प्रेशर से वो x बाय एम की वैल्यू बढ़ेगी, बट एक अप्रोक्सीमेट बताता है कि यस प्रेशर के बढ़ाने से x बाय एम की वैल्यू बढ़ेगी। द फैक्टर 1 बाय एन कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। अब जो फैक्टर 1 बाय एन है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये हमने देख लिया। लो प्रेशर पे वो 1 होती है, बीच के प्रेशर पे वो 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि 0.8, 0.5, 0.6 रहती है, और हाई प्रेशर पर वो p की पावर 0 बन जाता है, यानी कि 1 बाय एन वहां पर 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? तो पहले वो होगा 1, फिर होगा 0 और 1 के बीच में, और फिर होता है आपका बिल्कुल 0, एग्जैक्टली आपका जो होगा वो 0 होगा। तो 1 बाय एन कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबल रेंज इज 0.1 टू 0.5। जो प्रोबेबल रेंज होगी उसकी वो 0.1 से 0.5 मैक्सिमम गैसेस के लिए देखी जाती है, 0.1 टू 0.5, इसलिए वो हमेशा एक्सपोनेंशियली वेरी करते हैं। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर। जो हाई प्रेशर होते हैं वहां पर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं कि जो एड्सॉर्प्शन है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है। नए जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एड्सॉर्ब होते हैं, और जो पुराने गैस मॉलिक्यूल्स है वो डिसॉर्ब होते हैं। वो कहता तो यही है, लेकिन वो बहुत ही एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता x बाय एम की, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, इसलिए वो x बाय एम की एक जो वैल्यू आनी चाहिए कांस्टेंट वैल्यू वो नहीं दे पाता, इसलिए कहते हैं कि इट फेल्स एट हाई प्रेशर। क्लियर हो गया? ये था हमारा फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडलिक आइसोथर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग बात करते हैं एक और साइंटिस्ट का कंसेप्ट था जो कि लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था। उनने भी बताया था, लैंगमुइर साहब ने भी बताया था कि प्रेशर के वेरिएशन से x बाय एम में कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, और उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन रखी थी। बात करते हैं उसकी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की भी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आते हैं बच्चों लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पे। लैंगमुइर आइसोथर्म, सो Langmuir is the name of another scientist, deduced a theoretical relationship which has been found to be more agreement with many experimental facts over a wide range of pressure than the Freundlich adsorption isotherm. इनने और प्रेशर की रेंज पर आपको x by m की वैल्यू के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाए। मतलब लैंगमुइर जो है वो फ्रेंडलिक आइसोथर्म से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि फ्रेंडलिक आइसोथर्म सिर्फ 3 केसेस पे बात करता है। कौन कौन से 3 केसेस थे? लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर। लेकिन उसके अंदर जब हमने कहा हाई प्रेशर में भी तो बहुत सारे प्रेशर्स की वैल्यू हो सकती है, वहां पर फ्रेंडलिक आइसोथर्म फेल हो गया था। लेकिन लैंगमुइर आइसोथर्म आपको वाइड वेराइटीज बताता है, वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज इसके पास होती हैं, जो कि हर एक प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पर x बाय m की वैल्यू बताने की क्षमता रखती हैं। हर एक प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पर x बाय m की वैल्यूज को बताने की क्षमता रखती हैं, इसलिए ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म से बेहतर है।
Actually, Freundlich adsorption isotherm is a special case of Langmuir isotherm for intermediate pressures. तो जो इंटरमीडियल प्रेशर्स हैं उनके लिए हमने स्पेसिफिकली फ्रेंडलिक बना दिया था, अदरवाइज इनकी जो बड़ी क्लास थी वो लैंगमुइर की थी। मतलब जो मेन जो प्रेशर का वेरिएशन एक्स बाय एम के रिस्पेक्ट में बताते हैं या एक्स बाय एम का वेरिएशन प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो बताते हैं वो मेन लैंगमुइर थे, वो मेन जो था आपका लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म था। लेकिन इंटरमीडिएट प्रेशर्स के लिए, मतलब वो प्रेशर्स जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हम जिसको मान सकते हैं, उसका एक स्पेशल केस हमने बना दिया था जो कि फ्रेंडलिक के रूप में हमने पढ़ा है। तो फ्रेंडलिक इज अ स्पेशल केस फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर्स ऑफ दिस लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब लैंगमुइर साहब क्या कहते हैं, पहले उस बात को समझते हैं। तो लैंगमुइर साहब क्या कहते हैं, adsorption takes place on the surface of the solid only till the whole of the surface is completely covered with a unimolecular layer of the adsorbed gas। पहला पॉइंट लैंगमुइर साहब का यह कहने का है कि एड्सॉर्प्शन किसी भी गैस का सिर्फ किसी सॉलिड सरफेस पर तब तक होगा जब तक पूरे सरफेस को कवर ना कर लिया जाए एक सिंगल लेयर के साथ। मतलब पहले पूरी सिंगल लेयर जो होगी वो कवर्ड होगी उस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर और तब तक ही एड्सॉर्प्शन होगा। लैंगमुइर साहब का ऐसा कहना था। और जो एड्सॉर्प्शन है इट कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस। इस एड्सॉर्प्शन में दो ऐसी प्रोसेस हैं जो एक दूसरे को अपोज करती हैं। मतलब ये एड्सॉर्प्शन एक दो ऐसी प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूट है जो दो प्रोसेस एक दूसरे को अपोज करती हैं। क्या है वो प्रोसेसेस, पहले समझो। कंडेंसेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉलिड सरफेस। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पर, सपोज दिस इज अ सॉलिड सरफेस एंड दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट हैपेंस, दीज गैस मॉलिक्यूल्स गेट कंडेंस्ड ऑन दीज सॉलिड सरफेसेस। These gas molecules gets condensed on these solid surfaces। तो यहां पर इनका होगा कंडेंसेशन और ये सॉलिड पर आकर एड्सॉर्ब होंगी। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और उसी के साथ इवेपोरेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस बैक इनटू द गैसियस फेज। फिर जब गैस मॉलिक्यूल्स यहां आ गए, यहां आकर कंडेंस हो गए, मतलब इस पर जाकर एड्सॉर्ब हो गए, तो वो वापस भी जाएंगे। मतलब यह भी इस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस का हिस्सा होगा कि वो वापस भी चले गए। सो दे विल रिटर्न बैक इनटू द गैस मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस भी चलेगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। तो लैंगमुइर साहब का कहना है कि एक एड्सॉर्प्शन फिनोमेना में, प्रिसाइसली फिजिक्स ऑप्शन में, कंडेंसेशन भी होता है, गैस मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर सॉलिड पर एड्सॉर्ब भी होते हैं, और इवेपोरेशन भी होता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स पहले से एड्सॉर्ब हो चुके थे वो अब इवेपोरेट होंगे, यानी कि डिसॉर्ब होंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल का सरफेस को छोड़ेंगे और वापस के अपने गैस मॉलिक्यूल्स पे चले जाएंगे। तो ये दो प्रोसेस होती है। अभी आगे बात देखते हैं, समझना इसको। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब आगे, द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अनकवर्ड सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट अवेलेबल। अब कंडेंसेशन का रेट कैसे डिफाइन होगा भैया? कंडेंसेशन तब हो रहा था जब इस सॉलिड मॉलिक्यूल्स का सरफेस खाली था, क्योंकि इस सॉलिड मॉलिक्यूल पर सॉलिड मॉलिक्यूल के सरफेस पर ये गैस मॉलिक्यूल तभी एड्सॉर्ब होंगे जब यहां पर आपको सरफेस एरिया खाली मिलेगा। ये सरफेस एरिया जो होना चाहिए इट शुड बी वेकेंट, ताकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये आसानी से आ जाए इसके ऊपर, ताकि ये आसानी से आकर इस पर एड्सॉर्ब हो जाए। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने के लिए ये जो सॉलिड सरफेस है इनका सरफेस एरिया जितना खाली रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब ये मॉलिक्यूल्स उतनी जल्दी इसके ऊपर कंडेंस होकर आएंगे। Naturally, at start, when whole of the surface is uncovered, the rate of the condensation is very high। और जब ये प्रोसेस शुरू होगी, एड्सॉर्प्शन शुरू होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत तेजी से कंडेंस होंगे, क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल है, मैं लिख देता हूं पहले, ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल है इसका मैक्सिमम एरिया अनकवर्ड होगा, मतलब मैक्सिमम एरिया खाली होगा, क्योंकि उस समय तो एड्सॉर्प्शन अभी अभी शुरू ही हुआ है। तो ये गैस तेजी से इसके ऊपर जाकर बैठेगी, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन तेज होगा शुरुआत में।
स्टार्टिंग में। एंड एज द सरफेस इज कवर्ड मोर एंड मोर द रेट ऑफ कंडेंसेशन प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस। और जैसे जैसे ये सरफेस कवर होता जाएगा किससे, गैस मॉलिक्यूल से, तो कंडेंसेशन का रेट स्लो होता जाएगा, जाहिर सी बात है स्लो होता जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरोध में, ऑन द कॉन्ट्ररी the rate of evaporation depends upon the covered surface. It depends upon the covered surface. जितना ज्यादा ये सॉलिड का कवर्ड होगा सरफेस उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं भैया इवेपोरेशन जितना सरफेस एरिया ज्यादा है उतना इवेपोरेशन ज्यादा है, और सरफेस एरिया भरा हुआ होना चाहिए किससे, उस गैस से जो एब्जॉर्ब होगी। यानी कि जो गैस है अगर वो ज्यादा कवर्ड कर चुकी है सॉलिड के एरिया को तो इवेपोरेशन ज्यादा रेट से होगा, ज्यादा अमाउंट से होगा पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो ये इसके अपोजिट बात है, जब ये भरा हुआ होता है तो जो कंडेंसेशन था वो कम स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन जो इवेपोरेशन है उसका रेट बढ़ जाएगा, तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा एंड हेंस इंक्रीजेस एज मोर एंड मोर ऑफ द सरफेस इज कवर्ड। और धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे सरफेस कवर्ड होता जाएगा। तो जैसे पहले खाली था सरफेस तो कंडेंसेशन का रेट ज्यादा था, जैसे जैसे सरफेस बढ़ता गया, किससे बढ़ता गया, गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एब्जॉर्ब होते जाएंगे उसके सरफेस पर, तो सॉलिड सरफेस का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो कंडेंसेशन कम होगा लेकिन इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। Ultimately, an equilibrium will be set up at a stage when the rate of the condensation becomes equal to the rate of evaporation. Adsorption equilibrium अचीव हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये कंडेंसेशन का रेट, ये जो कंडेंसेशन है इसका रेट और इवेपोरेशन का रेट इक्वल भी होंगे, क्योंकि कंडेंसेशन जैसे जैसे एरिया आप भरते जा रहे हो गैस मॉलिक्यूल से वैसे वैसे कम होता जा रहा है और इवेपोरेशन उसी समय बढ़ता भी जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब आप कह सकते हो दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और जब ये हो गया रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब आप कह सकते हो कि आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तब आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, क्योंकि दोनों रेट इक्वल हो गए। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स जो बैठे हुए हैं सॉलिड के सरफेस पर वो कंसंट्रेशन अपना कांस्टेंट कर चुके हैं, क्योंकि जितने गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस पर आएंगे उतने ही गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस से जाएंगे। तो आप एक टाइम पर इस सॉलिड सरफेस पर देखोगे तो कांस्टेंट गैस मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो वहां पर एक कांस्टेंट गैस मॉलिक्यूल्स की वैल्यू आएगी। इस समय हम कहेंगे इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड, और इस इक्विलिब्रियम को नाम देंगे एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी रिगार्डेड एज एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी रिगार्डेड एज एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? तो यहां पर उनने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के रेट को इक्वल होते हुए बताया, और उन्होंने कहा है कि यहां पर आप एक इक्विलिब्रियम देखोगे एडसॉर्प्शन में, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन होगा सॉलिड सरफेस पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें आगे क्या कहना चाहते हैं बात करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड चेंज कर दूंगा मैं फिर। इसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं ध्यान से सुनेंगे। द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। अब जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर उस गैस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये रहा सॉलिड सरफेस, ये रहे गैस मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है जितना गैस मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर ज्यादा होगा उतना कंडेंसेशन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वैसे भी हमने ये चीज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे उसके प्रेशर के। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ऑलरेडी पढ़ा है। जब आप किसी गैस को एक कंटेनर में बंद कर देते हो तो उसके कंटेनर पर जो प्रेशर लगेगा वो इस बात का संदेश देंगे कि उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पर या उस कंटेनर की वॉल्स पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मोर इज दी स्ट्राइकिंग, मोर विल बी द प्रेशर अप्लाइड। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा मतलब उतना ज्यादा ये लोग कंडेंस होंगे, मतलब उतना ज्यादा ये गैस मॉलिक्यूल्स नीचे जाकर डिपॉजिट होंगे।
नीचे डिपॉजिट मतलब इस पर एब्जॉर्ब होंगे। तो इसका मतलब अगर ये ज्यादा रेट ऑफ कंडेंसेशन है, जो कि शुरुआत में था भी, मतलब इस पर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, तभी रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ा था। तो यहां पर वो मैथमेटिकली कहते हैं जो x बाय एम होगा वो इक्वेशन, ये एक्सपेरिमेंटल निकला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं इस फॉर्मूले का, ये एक्सपेरिमेंटल निकला है, दैट x बाय एम विल बी इक्वल टू बीपी अपॉन ए प्लस वन प्लस एपी। सो x बाय एम इज इक्वल टू बीपी अपॉन वन प्लस एपी। ये इक्वेशन उनने मैथमेटिकल फॉर्म से निकाली है, जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे निकली है, लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकली है। अब इसमें द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस दैट इज एड्सॉर्बेट एंड नेचर ऑफ द सॉलिड एड्सॉर्बेंट एंड टेम्परेचर। तो जो ए और बी है वो कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू एड्सॉर्बेट पर, एड्सॉर्बेंट पर और जहां पर आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो वहां के टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये वैल्यूज हैं, देयर वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा, और एक्सपेरिमेंटल डेटा पर ही आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो ये है लैंगमुइर की इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये लैंगमुइर की इक्वेशन। अब मैं आपको ये इक्वेशन समझा देता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। इक्वेशन तो हमने लिख ली, x बाय एम इज इक्वल टू बीपी अपॉन ए प्लस बीपी। अब मैं अलग अलग केसेस ले लेता हूं जिसपे मैं इक्वेशन समझा सकता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहला केस ले लेता हूं, दो ही केस लेते हैं इसमें, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब एक्सट्रीम लो प्रेशर, सो एट एक्सट्रीम लो प्रेशर। आप ये बात समझ जाओगे, क्योंकि इससे एक्सट्रीम लो प्रेशर मतलब पी की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है देखेंगे अपन यहां पर, x बाय एम इज इक्वल टू बी पी अपॉन वन प्लस ए पी। ए और बी कांस्टेंट है, अभी आप इसको छोड़ दो, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल निकलेंगे। अगर ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती भी है तो आपको ए और बी की वहां वैल्यू दी जाएगी। आप चिंता मत करना कि ए और बी क्या होंगे, कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू आपको देंगे इस कांस्टेंट की। तो आप ए और बी की चिंता मत करो, आप बस पी को देखो। एक्सट्रीम लो प्रेशर मतलब पी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो पी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, मतलब लगभग अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर पी कम है तो फिर ए और पी और कम हो जाएंगे, क्योंकि पी बहुत छोटा है, तो उससे अगर एक ए मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू और छोटी होगी, क्योंकि पी वन से कम है, तो फिर ए पी और छोटा हो जाएगा, ए से भी छोटा हो जाएगा। और इस छोटी वैल्यू को अगर आप वन में ऐड करोगे, वन में ऐड करोगे तो वन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि x बाय एम विल बी इक्वल टू बीपी अपॉन वन। आप ऐसा लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि एट लो प्रेशर आप कह सकते हो वन प्लस एपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन। आप कह सकते हो वन प्लस एपी इक्वल टू वन, क्योंकि पी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। कहां नहीं होगा सिग्निफिकेंस? डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में वही है और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो ए के साथ मल्टीप्लाई होकर वन में ऐड कर रहा है। तो भैया वन का कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि पी बहुत छोटा है। समुद्र में एक मग्गा पानी और डाल दोगे तो समुद्र में क्या बढ़ोतरी हुई? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि समुद्र के पास तो लबालब पानी है। तो वन है समुद्र और उसमें एक मग्गा पानी, मतलब वही पी छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि पी आप बहुत छोटा मान चुके हो। तो वन का आप कुछ बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं मान सकते, मतलब वन से कोई बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं मान सकते, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसको वन मान लिया, तो ये वन हो गया। अब आपके पास इससे इक्वेशन क्या आ गई? x बाय एम इज इक्वल टू बीपी। बी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यह हो गया कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो लो प्रेशर पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा x बाय एम डायरेक्टली भी होगा और लीनियरली भी होगा, क्योंकि पावर में वन है। यह बात फ्रेंडलिक साहब ने भी बोली थी, तो यह फ्रेंडलिक के अकॉर्डेंस में ही है ना। बात समझ में आ रही है? मतलब कह लो फ्रेंडलिक इनके अकॉर्डेंस में, क्योंकि ये बड़ी क्लास है, इसका स्पेशल केस बना था फ्रेंडलिक आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक ने भी यही कहा था कि अगर एक्सट्रीम लो प्रेशर होगा, बहुत ही कम प्रेशर होगा, बहुत ही कम प्रेशर होगा, तो यहां पर जो x बाय एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी के, और डायरेक्टली में भी लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिग्री वन आ रही है। तो ये x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मतलब जैसे जैसे लो प्रेशर की रेंज में आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे x बाय एम भी सीधा सीधा बढ़ता जाएगा।
लो प्रेशर की रेंज में जैसे जैसे आप P बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे x/m की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यह इस बात से साबित होता है और यही फ्रेंडलिक ने भी समझाया था। याद हो आपको, लो प्रेशर पे जो कर्व बना था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का बना था, तो इधर भी हमने यही बोला था x/m इज इक्वल टू kp आ रहा था। k कांस्टेंट था, यहां bp आ रहा है, तो यहां b कांस्टेंट है, बात एक ही है, k और b एक ही हो गए। मतलब ये बात समझ में आ रही है? तो यहां x/m इक्वल टू kp आ रहा था, यहां x/m इक्वल टू bp आ रहा है लो प्रेशर पे। दोनों प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियरली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? ये हो गया केस 1। मैं केस 2 अभी बताता हूं, एक्सट्रीम हाई प्रेशर का, वो भी बताता हूं और फ्रेंडलिक से इसको भी कंपेयर करूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर केस 2 डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं केस 2, सेकेंड केस एट एक्सट्रीम हाई प्रेशर। मतलब अब सेकेंड केस जो ले रहा हूं वो एक्सट्रीम हाई प्रेशर का केस ले रहा हूं। एक्सट्रीम हाई प्रेशर, बहुत खतरनाक प्रेशर, बहुत जरूरत से ज्यादा प्रेशर है। तो मेरी बात को समझना, इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू bp अपॉन 1 प्लस AP। ए और बी की टेंशन आपको लेनी नहीं है, ए और बी की टेंशन आपको लेनी नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट से आपको मिलेंगे वहां पर। अब एक्सट्रीम हाई प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो AP जब आप A का मल्टीप्लाई करोगे इस P से, दिस इज A मल्टीप्लाइड विद P, तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, AP बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और AP बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो फिर 1 को ऐड करने का कोई तुक नहीं है वहां पर, क्योंकि अब जो 1 है वो बहुत छोटा हो गया उसके सामने। तो अब हम 1 को इग्नोर कर देंगे और ये सब खेल होगा सिर्फ डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो चीज ऐड हो रही है। न्यूमरेटर में तो एक सिंगल एंटिटी है, तो आप उसको कुछ मत छेड़ो, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, दो एंटिटी ऐड हो रही है। तो अगर P बड़ा हो गया तो AP और बड़ा हो गया, और AP और बड़ा हो गया तो फिर 1 के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो 1 है वो कुछ भी नहीं है फिर उसके सामने। तो इस केस में आप मान सकते हो एट हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर पर खेल होगा वो ये होगा कि 1 प्लस AP इज अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एज AP। तो आप 1 प्लस AP को AP मान सकते हो। फिर P का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि P बहुत बड़ा है, तो आप P को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले आपने लो प्रेशर पे AP को इग्नोर किया था और 1 को सिग्निफिकेंट माना था, तो आपने BP अपॉन 1 इक्वेशन बना ली थी, क्योंकि वो लो प्रेशर था। लेकिन ये हाई प्रेशर है, यहां P की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो AP बहुत ज्यादा है, और उसके सामने 1 फिर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 को फिर हम इग्नोर कर देंगे और 1 प्लस AP को अप्रोक्सीमेटली AP मान लेंगे। लिख दो इस इक्वेशन में। तो क्या हो गया? x/m इज इक्वल टू BP अपॉन AP। BP अपॉन AP। बोलो P से P कैंसिल, तो P से P कैंसिल। बोलो x/m क्या आ गया? x/m इज इक्वल टू B अपॉन A आ गया। x/m इज इक्वल टू B अपॉन A आ गया, वेयर B इज अ कांस्टेंट, A इज अ कांस्टेंट। तो B अपॉन A करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। मतलब x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर जो x/m है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फ्रेंडलिक में याद आ रहा था? याद आ रही है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस? ये लाइन याद आ रही है? ये लाइन यहां से जो स्ट्रेट लाइन थी सैचुरेशन प्रेशर के बाद, स्ट्रेट लाइन थी। क्या ये रीजन था हाई प्रेशर का? बिल्कुल, क्योंकि यहां प्रेशर बहुत ज्यादा था, यहां तो प्रेशर कम था, ये तो हाई प्रेशर था, तो ये रीजन था हाई प्रेशर का। और हाई प्रेशर पर उनने भी बोला था कि जो x/m की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, बोला था हमने। यहां पर भी x/m की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मतलब जो एड्सॉर्प्शन का रेट है, या सॉरी जो अमाउंट है एड्सॉर्प्शन का, वो कांस्टेंट हो गया। यानी कि जो गैस एड्सॉर्ब जितनी हो चुकी है अब वो उतनी ही रहेगी। एड्सॉर्प्शन नहीं रुका, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं रुकी, ये इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं। मतलब नई गैस मॉलिक्यूल्स अभी भी सरफेस पर एड्सॉर्ब्ड हो रही है, कंडेंस्ड हो रही है, और जो पुरानी गैस मॉलिक्यूल्स पहले से एड्सॉर्ब थे वो इवेपोरेट हो रहे हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। इस वजह से एड्सॉर्प्शन प्रोसेस तो लगातार चल रही है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस नहीं रुकी, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस लगातार चल रही है। बस अंतर इस बात का है कि यहां पर भी जो चीज हमें मिल रही है वो x/m सिर्फ कांस्टेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं।
क्लियर हो गई? और ये इन अकॉर्डेंस टू फ्रेंडलिक है, या कह लो फ्रेंडलिक इज इन अकॉर्डेंस टू लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मिक, क्योंकि दोनों कहते हैं एक्सट्रीम हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो x बाय m कांस्टेंट होगा, यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एड्सॉर्प्शन की। और फ्रेंडलिक इसका स्पेशल केस है, याद रखना, इसलिए लैंगमुयर बड़ी थ्योरी है तो हम कहते हैं फ्रेंडलिक इज इन अकॉर्डेंस टू लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन थ्योरी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर हमारा लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, लैंगमुयर आइसोथर्म पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बात करेंगे और फिर हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमने पूरी तरीके से आइसोथर्म्स देख लिए हैं, जो फ्रेंडलिक के भी थ्रू देखे और लैंगमुयर के थ्रू भी देखे, और दोनों को डिटेल कंसेप्ट में हमने समझ लिया। अब बच्चों क्या होता है कि आपको एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में से भी मिल सकता है। मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशन है आपका, आप उसमें से भी कुछ सॉल्यूट को एड्सॉर्ब करके बाहर निकाल सकते हो। सॉल्यूशन फेज में से भी एड्सॉर्प्शन निकल सकता है। आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें मिले और आप चाहते हो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गया, तो आप कम कर सकते हो एड्सॉर्प्शन कंसेप्ट से। और इसमें भी वही इक्वेशन लगेगी जो फ्रेंडलिक से हमने समझी थी, बस अंतर यह है कि जहां प्रेशर वहां हमने अप्लाई किया था, वहां पर यहां पर यूज करेंगे कंसंट्रेशन। मतलब उस जगह पर हम यहां यूज करेंगे कंसंट्रेशन, सी, जहां पी आया था वहां सी आ जाएगा। इक्वेशन बाद में आएगी, पहले समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन फेज से एड्सॉर्प्शन हो सकता है। सॉलिड्स कैन आल्सो एब्सॉर्ब द सॉल्यूट्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस। जो सॉलिड आपका क्या है, एड्सॉर्बेंट है, उसको आप सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वहां से सॉल्यूट को एब्सॉर्ब करवा देगा। एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज शेकन विथ चारकोल। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिसके सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिस पर सॉल्यूट पार्टिकल आ जाएगा। कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल? जो एसिटिक एसिड में मिला हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड खुद। A part of the acid is absorbed by the charcoal and the concentration of the acid decreases in the solution. तो जो solution एसिटिक एसिड का आपने बनाया है उसमें से एसिटिक एसिड को वो एब्सॉर्ब कर लेगा। कौन? चारकोल, क्योंकि चारकोल के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होंगे जिससे वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। लिटमस सोल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल इट बिकम्स कलरलेस। वैसे ही लिटमस सोल्यूशन को जब आप चारकोल के साथ शेक करोगे तो वो कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो उस एक्टिवेटेड चारकोल पर जाकर बैठ रहे हैं, यानी कि उसके सरफेस पर जाकर एब्सॉर्ब हो रहे हैं, जिसको आप एड्सॉर्प्शन बोल सकते हो। क्लियर हो गया? क्योंकि सरफेस एब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं इस तरीके से। अब कितना अमाउंट एड्सॉर्ब करेंगे सॉल्यूट का, ये कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंडलिक ने अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब बताया था, लेकिन उसने बताया था किसी गैस का सॉलिड और एड्सॉर्बेंट के बीच में। ये बताएंगे किसी सॉल्यूशन का किसी सॉलिड एड्सॉर्बेंट के ऊपर। बस अंतर यह है कि वहां हम प्रेशर यूज करते थे क्योंकि वहां गैस हमारी एड्सॉर्बेट थी, या हमारे पास सॉल्यूशन का सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो एड्सॉर्बेट है, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन यूज करना पड़ेगा। और बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। बताता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इक्वेशन देखते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब ये है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नॉट नोन। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो अभी तक नहीं पता कि कैसे सॉल्यूट एड्सॉर्ब हो जाता है किसी भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर। फ्रेंडलिक इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। हालांकि ये जो फ्रेंडलिक इक्वेशन है वो अप्रोक्सीमेटली आपको एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है कि कैसे आप एड्सॉर्प्शन देख सकते हो सॉल्यूशन में। इन दिस इक्वेशन इंस्टेड ऑफ प्रेशर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो आप क्या करते हो, सिर्फ प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ले लेते हो, पी की जगह सी यूज कर लेते हो। तो अब आपकी इक्वेशन क्या थी फ्रेंडलिक? x by m is equal to k p to the power 1 by n, where p is the pressure of the gas adsorbate acting as an adsorbate. आप इसको चेंज कर दोगे, फॉर सोल्यूशन इट बिकम्स x by m is equal to k c to the power 1 by n. That's it. So it become k into c to the power 1 by n, where c is nothing but concentration of the solution. So it's the concentration of solution. तो ये solution का क्या होगा? आपका concentration होगा।
तो आपको बस के सी टू दी पावर 1 बाय एन सब कुछ सेम रहेगा, वही आपके कम कंसंट्रेशन पर लीनियरली प्रोपोर्शनल रहेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल रहेगा, और एक्सट्रीम हाई कंसंट्रेशन पर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है जिसमें आपका सोल्यूट एड्सॉर्ब होगा, उसका जो अमाउंट है एड्सॉर्बेंट के ऊपर वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहा तो, हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि देन द 1 बाय n टू द पावर बिकम्स 0, 1 बाय n विल बिकम 0। क्लियर हो गया? 1 बाय n विल बिकम इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? k आ जाएगा। So x by m is equal to kc into raised to the power 1 by n. This is x by m is equal to kc. This is in the power, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट यहां पर 1 by n आएगा। Here c is the equilibrium concentration, जिसको आप equilibrium concentration बोल सकते हो when adsorption is complete। तो जब adsorption complete हो जाएगा तो उस समय का आप जो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का रह गया है, आप वो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन बता सकते हो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन बोला जाएगा। अब अगर इसी इक्वेशन का लॉग ले ले तो लॉग लेकर क्या होगा, अगर इस इक्वेशन का मैं यहां पर लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा log of x by m, log of x by m is equal to log of k c to the power 1 by n। तो it will become log of x by m will be equal to log of k into log plus log of c टू दी पावर 1 बाय n। तो 1 बाय n नीचे आ जाएगा, तो इट विल बिकम log of x by m विल बी इक्वल टू log of k प्लस 1 बाय n इंटू log of c। सब कुछ सेम है, बस वहां पर log p आता था जब आप गैस लेते थे एज एन एड्सॉर्बेंट ओवर एन एड्सॉर्बेंट। यहां c आएगा जो कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन पूरा हो चुका है तो जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का रह गया वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आप यहां पर रखोगे, तो यहां पर बस log c आएगा, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, एब्जॉर्प्शन आपका सॉल्यूशन फेस में से भी हो सकता है, बस ये बताएंगे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पर जब चले जाएंगे तो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम सैचुरेटेड कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू आएगी अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड की। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका भी अपन ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ क्या है। तो सिंपल ग्राफ है आपका ये log x by m वर्सेस log c, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी आपकी log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n टू log c। कंपेयर करो y इक्वल टू m, ये आपका m हो गया स्लोप, सो दिस इज योर m दैट इज स्लोप, इनटू x दैट इज log c प्लस c जो कि y इंटरसेप्ट होगा। तो y इंटरसेप्ट आपका जीरो नहीं है तो ओरिजिन से नहीं आएगी, तो यही वो लाइन बनेगी, सेम लाइन बन रही है। इसका स्लोप भी सेम है 1 बाय n, थीटा वही है 90 डिग्री से छोटा क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है दैट इज log k, तो यहां से पूरी वैल्यू जो होगी दैट विल बी ऑफ log k। ये ग्राफ है log c वर्सेस log x by m का। क्लियर है? तो क्लियर दिख रहा है, log c जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे log x by m भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब log c जैसे जैसा बढ़ेगा वैसे वैसे log of x by m भी बढ़ेगा, और इसमें लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि हमने log लगा दिया। log इसलिए लगा दिया ताकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स खत्म हो जाए और पूरा एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन बन जाए। तो यहां पर log c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log of x by m। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम कब log लगाते हैं कब log नहीं लगाते, ये सारी चीजें आपको वहां समझ में आती हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग अब आते हैं एप्लीकेशंस पर कि एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस क्या होती है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एप्लीकेशन समझते हैं। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन को, मतलब एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है आप उसको कहां कहां अप्लाई करते हो। देखो जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बता दिया था जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं या जो आप देखोगे बहुत ही ब्रांडेड कॉस्टली शूज होते हैं उसके साथ एक सिलिका जेल का सैशे आता है, व्हाइट कलर का सैशे आता है, लैपटॉप में भी मोबाइल्स में भी जगह जगह आपको मिलता है। वो क्या करता है, वो सिलिका जेल एक एड्सॉर्बेंट है जो क्या करता है जितना भी वाटर आसपास हो, मॉइस्चर आसपास हो, उसको वो एड्सॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक वो मॉइस्चर पहुंचने नहीं देगा।
तो इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डैमेज होने से बच जाएंगे। कई बार शूज होते हैं, जो लेदर शूज होते हैं, उस पर वाटर नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। तो सिलिका जेल उसी के साथ इसलिए पैकिंग में आता है ताकि आप शूज को प्रोटेक्ट कर सको और मॉइस्चर पर उनको कैरी ना कर सके। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन है, इसके अलावा और एप्लीकेशन देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम या फिर आपके जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी रिफाइनिंग में भी आप क्या करते हो, इसको इस्तेमाल करते हो। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वेजिटेबल ऑयल एंड शुगर सॉल्यूशन। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल्स और डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन विद एक्टिवेटेड चारकोल इज ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ कलरिंग मटेरियल बाय दीज एड्सॉर्बेंट्स। जो शुगर होता है उसका डीकलराइजेशन आप होता है जब एक्टिवेटेड चारकोल उसमें मिलाते हो, तो जो कलरिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर के वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस चारकोल पर, और हमारी जो शुगर होती है वो एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट सॉलिड बन जाती है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता। सेम जब रिफाइनिंग करते हो आप किसी भी पेट्रोलियम के किसी भी प्रोडक्ट की या वेजिटेबल ऑयल की, तो आप वहां पर देखोगे कि जितनी भी इंप्योरिटीज होगी उसके अंदर वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी एक्टिवेटेड चारकोल पे। तो चारकोल जो होगा वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट माना जाता है। जो आप मास्क पहनते हो आज की डेट में, जो बड़े कॉस्टली मास्क आते हैं, जो आप N95 मास्क की बात करते हो, इनके पास भी एक्टिवेटेड चारकोल रहता है, जो क्या करता है बहुत सारी जो डस्ट या पॉइजनस गैसेस होती है उनको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और वेजिटेबल ऑयल्स में जो इंप्योरिटी होती है वो उनको भी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा सेकेंड, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेट प्रोसेस, एक परमुटेट प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, परमुटेट होता है। परमुटेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। इसकी खास बात यह होती है कि सोडियम एल्यूमिनियम जो सिलिकेट्स होते हैं इनमें बीच बीच में ऐसे पोर्स होते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे इनमें पोर्स होते हैं बीच बीच में, ये खाली स्पेसेस होती हैं। यहां पर क्या करते हैं, वो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है, और इसे परमुटेट बोलते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को परमुटेट बोलते हैं। इसको एक सिलिंड्रिकल वेसल में डाला जाता है और लगातार एक उसमें जो रनिंग वाटर है वो पास किया जाता है, जिसको आप प्योर करना चाहते हो, जिसको आप सॉफ्ट करना चाहते हो। उसके अंदर की सारी हार्डनेस ये एल्यूमिनियम, जो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसमें हार्डनेस क्यों होती है, जो पानी उसमें हार्डनेस क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व रहते हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं। बस परमुटेट जिसको मैं बोलता हूं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसका काम यह होता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी के अंदर से निकाल लेगा और पानी को फिर आगे पास कर देगा। तो वो पानी विल बिकम फ्री, दैट वाटर विल बिकम फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो वो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। So in permutate process, the permutate, that is sodium aluminum silicate, absorbs calcium plus 2 and magnesium plus 2 ions present in hard water, and thus the water coming through the permutate is free from calcium plus and magnesium plus 2 ions. तो इससे क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा और इस तरीके से वो क्या होगा, हार्ड वाटर आपका सॉफ्ट होगा। तो हार्डनिंग, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी अप्लाई किया जाता है एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार रिफाइनिंग का इसका लिया नहीं था, फिर मैं आपको एक बार और स्क्रीनशॉट देने का मौका बोलूंगा सेकंड एप्लीकेशन का। पहले इसका लो आप। इसका भी एक बार आप ले लो। ले लिया आपने दोनों स्क्रीनशॉट्स। अब हम लोग देखते हैं तीसरी एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, कोई भी अगर कलर्ड सब्सटेंस होगा या कोई कलर्ड सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो उसके अंदर के कंपोनेंट्स जिससे वो कलर्ड सॉल्यूशन बना है, क्योंकि अगर एक जैसे कोई कलर्ड कंपोनेंट है, जैसे कोई ब्लैक कलर है, ब्लैक इंक जैसे हम बोलते हैं, तो ब्लैक इंक के अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। ब्लैक इंक स्पॉट में जो आते हैं कलर्स, वो बहुत सारे कलर्स आते हैं। हम चाहते हैं वो सारे कलर्स को हम सेपरेट कर ले, सबके अलग अलग पता करें कि कौन कौन सा कलर है, तो आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हो और इसमें भी आप एड्सॉर्प्शन कंसेप्ट को अप्लाई करते हो। कैसे? दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर और एन एड्सॉर्बेंट। अब ये जो कंसेप्ट है क्रोमेटोग्राफी, ये चलता ही इस दम पर है कि जो अलग अलग सॉल्यूशंस मिक्स होंगे, जो अलग अलग कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होंगे, उन सभी कंपोनेंट की एड्सॉर्ब करने की क्षमता अलग अलग है। एड्सॉर्ब किसको, मतलब उनके किसी भी एड्सॉर्बेंट सरफेस पर एड्सॉर्ब होने की क्षमता अलग अलग है।
उनके खुद के एब्जॉर्ब करने की होने की क्षमता अलग अलग है। किस पर होंगे? किसी भी एब्जॉर्बेंट सरफेस पर। अब जनरली क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये क्रोमेटोग्राम पेपर होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो उस पेपर पर आपने देखना सारे कलर्स अलग अलग स्पॉट बना लेते थे, अलग अलग जो हो जाती थी, वहां पर उनके कलर कंपोजिशंस हमें दिखने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता था, उस पेपर पर सारे कलर्स का अलग अलग एब्जॉर्बिंग पावर होता था। सारे कलर कंपोनेंट जो होते थे वो अलग अलग तरीके से अपने आप को वहां पर अपने आप को प्रिंट एब्जॉर्ब करते थे कह लो, और अपने आप को अलग अलग एब्जॉर्प्शन से हमें उनके अलग अलग उनके व्यूज दिख जाते थे कि यहां पर रेड कलर यहां पर है, पिंक कलर यहां पर है, या रेड कलर यहां पर है, ब्लू कलर यहां पर है, ग्रीन कलर यहां पर है। तो आपको ये सारे वहां पर क्या दिख जाते थे? प्रॉपर स्पॉट्स दिख जाते थे, क्योंकि हर कलर का अपनी एक अलग एब्जॉर्बिंग बिहेवियर होता है कि वो एक पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब करता है। तरीका मतलब कुछ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ बहुत आराम से एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये एब्जॉर्प्शन पावर सबकी अलग अलग होती है। So this method is based on the differential adsorption of the different constituent of a mixture on an adsorbent. The important adsorbents यहां जो यूज होता है वो इधर एल्यूमिना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, या सिलिका जेल होता है। मैंने सिलिका जेल का आपको एग्जांपल दे दिया था। ये वो डिफरेंट एड्सॉर्बेंट है जिस पर आप सारे कंपोनेंट्स को एड्सॉर्ब करवा सकते हो, लेकिन बस उन कंपोनेंट्स की क्षमता अलग अलग होगी एड्सॉर्ब होने की। कोई जल्दी एड्सॉर्ब होगा, कोई आराम से एड्सॉर्ब होगा। तो क्रोमेटोग्राफी के मेथड से वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगेन क्रोमेटोग्राफी मेथड भी आपकी एड्सॉर्प्शन टेक्निक पर ही चलती है। क्लियर हो गया? ये चीज है क्रोमेटोग्राफी, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन फिनोमेना की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ये था स्टूडेंट हमारा एड्सॉर्प्शन के बारे में पूरी डिटेल, जिसमें हमने बहुत डिटेल में एड्सॉर्प्शन के कंसेप्ट को समझा है। कंसेप्ट इन द सेंस कि एड्सॉर्प्शन का अमाउंट का क्या होगा जब प्रेशर को वेरी करोगे, जो आइसोथर्म कर्व से समझा है, और अगर टेम्परेचर को वेरी करोगे तो क्या होगा, जो हमने आइसोबार कर्व से समझा है। तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने दोनों तरीके से देख लिया है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। और इसमें हमने फ्रेंडलिक और लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के कांसेप्ट्स को बहुत डिटेल में विद ग्राफ समझा था। इसके बाद हमने एप्लीकेशन देखी थी कि एड्सॉर्प्शन को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हमारा पहला पार्ट जो सरफेस केमिस्ट्री का होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे अगले पार्ट पर, जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो में हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? और जैसा कि बच्चा आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर के एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं जो magnetbrains.com पर अपलोडेड है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए वहां पर प्रॉपर प्लेलिस्ट में बनाकर रखे हुए हैं। आपको करना है कि आपको magnetbrains.com पर जाना है और वहां पर सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर देखना है, और इनसे जुड़े हुए अगर कोई नोट्स भी है किसी लेक्चर से जुड़े हुए, तो आपको वहां डाउनलोड लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।